स्टेट बैंक की तरफ से आज जो शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए हैं, 13% शरह सूद को किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इकॉनमी पर आप? ये खुशाइन बात है कि 2% स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। बिलखुसूस इसमें हुकूमत का जो एक बेपनाह खसारा है उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में दीगर मामला ठीक नहीं है, पाकिस्तान में आज भी बिजली सबसे महंगी है खित्ते में, गैस आज भी सबसे महंगी है खित्ते में, दुनिया के ज़्यादातर टैक्स रेट्स जो होते हैं यूरोप के ममालिक से उनसे भी ज़्यादा टैक्स रेट्स है हमारा, तो मैं नई सरमायाकारी बहुत नहीं देख रहा हूँ इस शरह सूद पे भी, लेकिन बहरहाल ये एक बेहतर मुस्बत कदम है स्टेट बैंक। एनर्जी प्राइसेस की अगर बात करें तो आईपीपीज़ की एक बहुत बड़ी डिबेट जनरेट हुई, फिर ये बताया गया कि 8 आईपीपीज़ जो हैं उनसे सेटलमेंट के मुआहदे हो गए। गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया कि 238 अरब का हमें फ़ायदा हो गया है। आपको लगता है कि ये एग्जीक्यूट भी होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा इसका और एनर्जी प्राइसेस कम होंगी इससे? भाई अगर 238 अरब का इनका फ़ायदा हुआ है और मैं क्यों शक करूंगा हुकूमत की किसी बात पे, तो फिर उसका फ़ायदा से वो खुद ही रखेंगे या हम तक पहुँचाएंगे? क्योंकि जब ये कह रहे थे कि 1800 अरब हम दे रहे हैं इसलिए आपके बिजली के बिल जो है वो 48 रुपए और 50 रुपए और 60 रुपए हैं, तो अगर उसमें 1800 अरब में से 238 कम हो गए तो फिर मेरा भी 2-4-5 रुपए बिजली का बिल कम हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे बिल में तो कोई मुस्बत मुझे चीज नजर नहीं आई, मेरा तो बिल बढ़ ही रहा है। तो फिर वो 238 रुपए शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ रखे हुए, हमें ये भी तो बताया जाए। नहीं तो फिर ये इस क्लेम की ट्रांसपेरेंसी पे आपको लग रहा है कि मसला है, या फिर अगर ऐसा हो भी गया है तो आवाम तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा डेलिबरेटली? भाई अवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। आपने हुकूमत ने आईपीपीज के मालकान को बुलाकर उनको डांट डपट के कहा कि कुछ लोगों से कहा, उनमें से कुछ लोगों को कहा कि मेरे आपके मायदे खत्म हो गए, ठीक है भाई सही है आपने कर लिया। आपने एक हुकूमत का किया हुआ सॉवरन एग्रीमेंट जो है उसको आपने रिनेक्ट किया, आपने कर लिया। उसका आप एक बड़ा अमाउंट बता रहे हैं कि 238 अरब रुपए का फायदा हुआ, ये नहीं बता रहे कि इस साल फायदा हुआ या अगले 20 सालों में ये फायदा होगा और इस साल सिर्फ 35 अरब रुपए का फायदा हुआ, ये आपने हमें नहीं बताया। हम लेकिन आपकी बात मानते हैं कि इसी साल 238 अरब का होगा। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत खुदा न खास्ता गलत बयानी तो नहीं करेंगे कि भाई अगले 20 साल में जो 238 का फायदा हो रहा है जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आज 40 अरब रुपए भी नहीं है, उसके बारे में तो आप ये नहीं कह रहे होंगे। तो 238 का जब फायदा हुआ है और 10% से ज्यादा आपकी अगर कैपेसिटी चार्जेस कम हो गए हैं तो मेरे बिजली के बिल में 2 रुपए तो कमी आनी चाहिए ना। मेरे बिजली के बिल में तो कोई कमी नहीं आई, तो फिर ये मतलब ये किस चीज का फायदा हुआ है हमें तो समझ नहीं आई है। सही। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो $500 मिलियन का जो बजट सपोर्ट फंड था, जो कर्ज था गालिबन, उसको मनसूख किया गया। रीज़न ये बताई गई कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीपैक है उसमें बिजली ख़रीदारी के जो मुआहदे थे अब नज़र सानी और कुछ अहम शराइत थी, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसीलिए इसको मनसूख कर दिया गया है। क्या लगता है इस पर कि नेगलिजेंस थी या फिर ये इनएस्केपेबल था जो किया है वर्ल्ड बैंक ने? यार आप कैसी बात कर रहे हैं मुज़म्मिल साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि कभी कर्ज था ही नहीं। ये तो सिर्फ शहबाज राना ने की स्टोरी लिखी है कि कर्ज था, फिर शहबाज राना ने ट्वीट कर दिया कि एक नंबर भी था, वर्ल्ड बैंक ने नंबर भी दिया हुआ है, और फिर हम जैसे जो वजीर थे उनको पता भी थी कि ये कर्ज चल रहा था, हम जैसों को पता भी थी। लेकिन अब ये हुकूमत ने एक नया वो छोड़ा है स्टेटमेंट कि कभी था ही नहीं। तो मतलब हम कैसे कमेंट कर सकते हैं उस चीज पे जिसका नंबर नाम था पेज 2, पेज 1 हो चुका था, पेज 2 का नंबर था। उनकी वो एक खातून वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे जो होती हैं वो इनकी इंचार्ज थी, इसके ऊपर नेगोशिएशन हुए, ये सब कुछ हुआ। अब वर्ल्ड बैंक ने वो शराइत ना पूरी करने पे वो मनसूख कर दिया। हमारी हुकूमत कह रही है कभी था ही नहीं, अब क्या फैसला? अच्छा, मतलब आप जब ऑफिस में थे तो आप भी लाइल्म थे इससे? सर अब तो मैं 2 दिन पहले तक मुझे पूरा इल्म था इसका, लेकिन कल से मुझे पता चली कि वो था ही नहीं। वो मेरे ज़हन के अंदर वो था, ये था ही नहीं कभी। मिर्ता साहब इसके अलावा सियासी सीरियसली बात यह है कि उनकी कुछ शराइत थी जो कि बड़ी टफ शराइत थी। उनमें से एक शर्त यह थी कि आप चाइना से पावर प्लांट रीनिगोशिएट करें। वो चाइना वाले नहीं मान रहे थे, हम वो रीनिगोशिएट नहीं करें। जो पिछले कुछ अर्से पहले औरंगजेब साहब भी गए थे तो वो भी बात कर रहे थे चाइना से कि इसको आप तवील मुद्दती कर दें, जो आपको 4 साल में पैसे चाहिए वो 8 साल में ले लें। ये वो नहीं माने। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम नहीं कर सके वो हम कह देते कि हाँ भाई हम ये चाह रहे थे, नहीं हुआ। ये इस किस्म की झूठ बात करना कि कभी था ही नहीं मुआहिदा
और ये बात जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाले गलत कर रहे हैं। मतलब ये बचपने की बातें हैं, ये ना ये वही बातें हैं कि गोली चली नहीं भाई, बंदे मर गए, मतलब लेकिन आप बस झूठ बोलना चाह रहे हैं तो झूठ बोलें, डिनाइल में है मतलब। चलें, पॉलिटिकल इश्यूज़ की अगर बात करें, पाकिस्तान जिस नहज पर है, क्योंकि आप भी ये कहते हैं कि हुकूमत के जो क्लेम्स हैं कि इकोनॉमिक सक्सेस अटेन की जा रही है और मसाइल से निकाला जा रहा है हुकूमत को, ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं। इस सूरत हाल में अगर मुल्क की एक बड़ी पार्टी सिविल डिसोबीडियंस अनाउंस कर दे और ये कहे कि रेमिटेंस ना भेजिए, बिल ना अदा कीजिए, ये किस कदर डैमेजिंग है? और क्या इसको रिकन्सिडर नहीं करना चाहिए कि सियासत के लिए स्टेट्समैनशिप तो ना कॉम्प्रोमाइज़ की जाए? देखिए, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका लीडर सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ये समझ नहीं दी है कि अगर आपको मुल्क में सियासत पे आपके साथ जाती हुई और हुई है तो फिर सियासी मैदान में लड़ाई करें। आप फौज से अगर लड़ने जाएंगे तो वो लड़ाई करेंगे किनेटिक, तो आप हमेशा हारेंगे, जो कि मतलब आप करना करेंगे, मारामारी करेंगे, आप हार जाएंगे, मतलब पागल जैसी बातें। आप उनसे लड़ना चाह रहे हैं जिनके तो जिंदगी भर ट्रेनिंग लड़ाई की हुई है, ठीक है। नंबर एक, आप सियासी मैदान में आके बात करें, और आप मतलब मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं? एक तो ये कामयाब नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अच्छा, खान साहब ने पिछली मर्तबा जब सिविल ओबीडियंस किया था तो खुद अपने उन्होंने गैस का बिल जला दिया, भर दिया था, ठीक है, 2014 में जी। जब वो पब्लिकली उन्होंने बिल जलाए थे, उस वक्त फौज उनके पीछे खड़ी हुई थी, तो आप बिल जलाते थे, आपके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता है। नहीं तो मैं और अगर आप पब्लिकली बिल जलाएं तो हमारे ऊपर उसमें भी एफआईआर कट सकती है, और ये हुकूमत तो एफआईआर रेडी है, एफआईआर ट्रिगर, मतलब जिस मर्जी पे एफआईआर काट लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप सिविल डिसओबीडियंस कर रहे हैं, तो क्या मिफ्ता इस्माइल या कोई, मतलब मैं तो चलो इनकी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन कोई इनकी पार्टी का आदमी जो इनके साथ सिंपैथेटिक है, क्या वो बिजली का बिल नहीं भरेगा तो बिजली कट जाएगी, तो क्या बिजली के बगैर रहेगा? गैस का बिल नहीं भरेगा तो गैस कट जाएगी। ये बातें होती हैं। देखें कि हो हम रेमिटेंस रोक देंगे, सर 1 रुपया रेमिटेंस नहीं रोक सकते। कोई रेमिटेंस पाकिस्तान को जो भेजता है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बड़ा शुक्र है, हमारे भाई हैं, हम खुश हैं कि वो भेजते हैं, लेकिन माज़अल्लाह वो 1 रुपया भी किसी के ऊपर एहसान करके नहीं भेजता, वो अपनी माँ को भेजता है, वो अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे पैसे भेजता, और वो बेस्ट रेट लेके भेजता है, वो शॉपिंग करता है, कभी हवाले अगर ज्यादा रेट होता है तो हवाले से भेजता है, और अगर बैंक में ज्यादा अच्छा रेट मिल रहा है तो वहां से भेजता है। तो ये बड़ा वो मतलब ये हमेशा इन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल नहीं आएगा, रोशन डिजिटल के रिकॉर्ड इस हुकूमत ने तय वो किए हैं। This Russian digital depends on the interest rates and the exchange rates. Remittance depends on the rates between Hawala market and interbank rates. It does nothing to do with what Imran Khan says or what Shehbaz Sharif says or Miftah Ismail says or anybody says. ये बात ऐसी बातें हैं। चलें, फाइनल कमेंट। आपने खुद ये कहा कि तीनों बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बैठ के बातचीत करें, लेकिन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब आप साइड पर हो जाइए, अमन की बात ना करें, हम असलहा हथियार लेकर आएंगे, फिर सबको भगा देंगे। और दूसरी तरफ आपने खुद कहा कि डी चौक पे हुकूमत ने यूज़ ऑफ फोर्स किया, तो फिर बिठाएगा कौन इन सबको, इन फरीकैन को डेलिब्रेशन के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए कौन मेज़ पर लेकर आएगा? ये खुद तो आने को तैयार नहीं है। देखिए, एक ज़माने में अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान में, तो वो ऐसी चीज़ें करता था। अब चीन का बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन चीन की स्टाइल नहीं है कि इस तरह की इंटरफेरेंस करे। सऊदी अरब कर सकता था, लेकिन अब खान साहब की बेगम साहिबा ने जो बयान दिया उसके बाद सऊदी अरब भी मेरे ख्याल से नहीं करेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सियासी लीडरान हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हुए, मेरे लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हुए, हाफिज नईम साहब हुए, महमूद खान अचकजई साहब हुए। आपके लीडर तो कोर्ट में चले गए ना 26वीं तरमीम के खिलाफ। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ रात के अंधेरे में जो तरमीम हुई है इसके बारे में बातचीत तो होनी चाहिए, ये इतना तो हक हमारे लीडर को दें। फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है कि पार्लियामान ने जब लेजिस्लेट कर दिया तो फिर क्या बचा बाकी? सर हम देखिए, गुजारिश ये है कि हम कोई धरना नहीं कर रहे, हम चौक नहीं बंद कर रहे, लेकिन ये आपने अपनी कोटे बना ली हैं, अपने जजेस रख दिए हैं, अपनी हर चीज कर ली है, लेकिन इतना तो हमको हक देना कि हम कोर्ट में जा सकें। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे कि जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे, तो ये मेरा भी मुल्क है ना, तो मुझे इतनी तो कोशिश करने दें आप। और दूसरी बात ये कि मैं अब भी समझता हूँ कि सारे लीडरों के ऊपर है कि इनको लेकर आपस में बिठाओ। पीटीआई अब बैकफुट पे आई है, लेकिन सच्ची बात यह कि पीटीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया और पीटीआई ने कहा है कि अब मुझसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त इनकी मजाक भी उड़ा सकते हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत की पार्टी कर रही है, लेकिन बेहतर ये है कि यार इस वक्त जो है पीटीआई बैकफुट पे है, चलो बैठ के निगोशिएट करें। कभी इनका दिन, कभी आज के कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी पीटीआई का पलड़ा भारी हो जाएगा, कभी आप मुल्क की खातिर आप लोगों को बैठ के बात, ग्रैंड डायलॉग जो है वो उसका आगाज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस।